की अब तक क्या प्रोग्रेस हो चुकी है सर? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि मुझे इस केस में अपॉइंट किया गया था और मुझसे एक सवाल किया गया था अपॉइंट करते कि इसमें कितना समय लगेगा, ये केस डिले होगा या क्या होगा। तो मैंने आपको एक ही बात कहा था कि देखिए, मेरे पार्ट में कोई डिले नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। सुन पा रहे हैं? सही सर। जी, आवाज आ रही है, आप सर बात करें। तो मैंने सबसे पहले जाकर हम सुन पा रहे हैं सर। मैंने सबसे पहले जहां पर सीमा के खिलाफ एक एफआईआर हुई थी, सीमा के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी पुलिस स्टेशन रबोपुरा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर यूपी, इंडिया में, वहां मैंने वहां के एसओ को, जो वहां का एसओ है, जो इंस्पेक्टर है, उसको मैंने फोन किया और मैंने उसको बताया कि मैं इस केस में आ चुका हूं और मैं गुलाम हैदर की तरफ से इसमें लायर हूं, बच्चों के का जो बायोलॉजिकल फादर है, और मुझे टाइम बताएं कि आप मुझे किस वक्त मिलेंगे। तो उन्होंने कहा जी आप किसी भी वक्त आ जाएं, मैं आपको पुलिस स्टेशन में ही मिलूंगा। तो मैं करीब 300 किलोमीटर के लगभग मैं गया। जाने के बाद मुझे रास्ते में, क्योंकि फार्मर्स का एजिटेशंस है, तो कुछ जगहों पर ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ जाम भी थे। तो मैं वहाँ पर सूरज छिपने के बाद अंधेरा हो चुका था, उस वक्त मैं पहुँचा। पहुँचने के बाद फिर मैंने जब उनको कांटेक्ट किया तो वो वहाँ से कहीं इधर उधर चले गए थे, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन से बात हुई तो मैंने उनको कहा कि मुझे बताइए आपके कैसे आपसे मेरी मीटिंग हो सकती है, या जांच अधिकारी के बारे में बताइए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में, कि भाई वो कहाँ मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है ताकि मैं इस केस के बारे में डिस्कस कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि सर आप कल आइएगा क्योंकि अब आप लेट हो गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल तो नहीं आ पाऊंगा, पर मैं आपको एक एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ आपके ऑफिस में, और ये मैं साथ साथ मेल भी कर रहा हूँ कि आप मेरे को सर्टिफाइड कॉपी दें एफआईआर की, जो एफआईआर हुई है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे सर्टिफाइड कॉपी भेज देना, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं भेजी है। तो उन्होंने भी, मैंने भी ये समझ लिया कि ये मामला क्योंकि सेंसिटिव मामला है और इतनी जल्दी तो ये लोग भी कई चक्कर लगवाएंगे, इतनी जल्दी तो ये भी मुझे डॉक्यूमेंट देने वाले नहीं है। तो मैंने मामले को समझते हुए मैंने कोर्ट को अप्रोच किया और मैंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जो कि हमें सीआरपीसी में प्रोविजन दिया हुआ है स्टेटस रिपोर्ट के लिए, कि भाई ये मैंने उसके अंदर लिखा कि ये फला फला एफआईआर है, फला फला दिन ये जो है ना लॉस हुई थी, और इसके अंदर ये सीमा हैदर और कुछ और अन्य को इसमें अरेस्ट किया गया था, और जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया था तो उसके साथ ये बच्चे थे और उनके बाप का नाम जो है वो गुलाम अहमद है। वो सारा मैंने आपने एप्लीकेशन देखी हो, सारा लिखा हुआ उसके अंदर। बिल्कुल सर। तो मुझे पता, तो मैंने कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करी कि मुझे पता चला कि 2 पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक और जेवर पुलिस स्टेशन के जो एसओ हैं वो भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और रबूपुरा की दोनों ज्वाइंटली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मैंने दोनों एसएचओ को उसके अंदर पार्टी बनाया, जेवर एसएचओ को भी और रबूपुरा को भी, और दोनों को मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मेरे पॉइंट्स हैं कि बताएं कि भाई ये आज 7 महीने 15 दिन हो गए हैं आज तक, जबकि 90 डेज का सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन है कि आप 173 की सबसेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत आप जो ना चलान पेश करेंगे, और जरूरत पड़ने पर 173 सबसेक्शन 8 में आप सप्लीमेंट्री चलान भी दे सकते हैं। लेकिन आज तक आपने इसमें बच्चों का इसके अंदर
चार्जशीट इसके अंदर फाइल नहीं की, उसके बारे में एक मेरे को बताएं, ये पेंडिंग क्यों है। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे को ये बताएं सही कि जो सीमा को अरेस्ट किया गया, सीमा को जो अरेस्ट किया गया उस वक्त सीमा, सचिन, जी सर। इन दोनों को हरियाणा से अरेस्ट किया गया था, हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से। तो ठीक है जब हरियाणा से इनको अरेस्ट किया गया, तो मेरे को ये बताइए कि इन बच्चों की रिकवरी जो है वो सीमा हैदर से हुई थी। तो सीमा हैदर को 3 दिन के बाद बेल मिली है कोर्ट से, तो 3 दिन तक बच्चों की कस्टडी आपके पास थी, पुलिस के पास थी। तो जब 3 दिन से कस्टडी पुलिस के पास थी, तो आपने किसकी परमिशन से, क्या कोर्ट से कोई ऑर्डर लिया या न्यायालय से या किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कोई ऑर्डर लिया? आपने किस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब आपने रिकवरी करी है बच्चों की, किस बिहाफ पे आपने उनकी कस्टडी को 3 दिन तक आपने बच्चों को कहां पे रखा? पुलिस कस्टडी में रहे तो कहां पर रहे, और आपने उन 3 दिन के दौरान इन बच्चों को कहां रखा? क्या किसी बाल आश्रम में रखा जहां पर बच्चों को रखा जाता है, या आपने ये इन बच्चों को थाने में रखा, या आपने आर्जी तौर से किसी को कस्टडी दी? आर्जी तौर से तो आप किसी को कस्टडी दे ही नहीं सकते। 3 दिन तक आपने इन बच्चों को कहां रखा? पहली बात तो ये बताएं। जी जी। और बिना कोर्ट की परमिशन के आपने सीमा हैदर को या किस आदमी को उन बच्चों की कस्टडी दी जब आपने अरेस्ट करते हुए सीमा से ये बच्चे रिकवरी कर दिए? क्योंकि बच्चों को तो अरेस्ट तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो 7 साल से नीचे का है, और भारतीय कानून के मुताबिक जो बच्चे 7 साल से नीचे कोई अपराध करते हैं तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व आए 7 साल से नीचे, तो वो क्रिमिनल नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हिनियस क्राइम, ठीक है, छोटे मोटे क्राइम में नहीं, कोई बड़ा क्राइम है तो हो सकती है, लेकिन छोटे मोटे क्राइम में नहीं। तो मेरे को ये बताएं कि उन बच्चों को आपने कहां रखा, और क्या आपने वहां के, जब उनको पकड़ा तो क्या आपने वहां के बाल सुरक्षा अधिकारी को इस बात की सूचना दी जहां से अरेस्ट किया? क्योंकि जिस जगह से बाल सुरक्षा, जहां से आप बच्चों को रिकवरी करोगे, तो उस इलाके का एक ऑफिसर होता है, प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। जी जी। तो क्या आपने उनको इंफॉर्मेशन दी? जबकि जब आप बच्चे कहीं से भी रिकवरी करते हो तो आपको वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की कस्टडी में उन बच्चों को देना होता है और उसका मेडिकल कराना होता है। तो आप बताएं कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करी? सही सर। उसके अलावा मुझे बताएं कि इस केस में क्या प्रोग्रेस है अब तक इसमें आपने जांच पूरी की, नहीं की तो क्यों नहीं की, उसका जवाब लिखित में। और मैंने सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे, तो अभी चूंकि मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में अभी जनरली नहीं बताना चाहूंगा कि मेरी अगली रणनीति क्या है और मैं कैसे इस केस को करूंगा। आप देखना कि किस प्रकार ये केस होगा। तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे दूसरी पार्टी सतर्क हो जाएगी। जी जी। तो वो मैंने उनसे जवाब मांगा है। तो उसमें दोनों एसएचओ को नोटिस जारी, मेरे सामने नोटिस जारी के आदेश कर दिए गए थे। तो आदेश की कॉपी के लिए मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी, और एफआईआर की कॉपी के लिए भी मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी। और जो रिमांड पेपर, जब इसको पकड़ के जो इसका रिमांड में लिखा गया, क्या क्या चीजें इससे मिली, क्या क्या, वो सारे कागजात की मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि वो 1-2 दिन में मिल जाएंगी। उसके बाद मेरा अगला इसके अंदर स्टेप होगा, क्योंकि मैं इस केस की जो बिल्कुल जहां से चढ़ है वहां से चलाऊं, और इसकी बिल्कुल बाल खाल निकाल के रहूंगा। क्योंकि इस मैटर के अंदर बहुत सारी जो ना खामियां की गई हैं और बहुत सारी इसमें कमियां की गई हैं, और
जो कि कानूनी रूप से उनको पूरा नहीं किया गया, उन प्रक्रियाओं को, उन प्रोसेसिंग्स को पूरा नहीं किया गया है, वो किया जाना चाहिए था। अब लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे मिले, लेकिन अब लड़ाई ये है कि कानून की पालना किसी देश में कैसे हो। बच्चे तो मिलेंगे, बच्चों को तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बच्चे तो सीमा से उसके फादर को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सीमा कहती है कि मैं प्यार के लिए आई हूं और प्यार के लिए मैंने अपना देश छोड़ा और मैं इलीगली तरीके से आई हूं। हम कहते हैं प्यार आपने किया है, इन बच्चों ने तो प्यार नहीं किया। इन बच्चों ने तो अपने बाप से प्यार किया ना, जो उनका बायोलॉजिकल फादर है। जी सर। भाई आंखें आपने किसी व्यक्ति के साथ एक शादीशुदा होते हुए, जबकि आपने तलाक ना पाकिस्तान में लिया ना भारत में लिया, तो आप तो अब तक भी जो पासपोर्ट के अंदर लिखा गया है, उसके अंदर पासपोर्ट के अंदर भी जो है ना आज तक गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। आपकी एनआईसी के अंदर गुलाम हैदर का नाम लिखा गया है। आपकी फैमिली आईडी के अंदर, जो आपकी फैमिली आईडी होती है, उसके अंदर भी आप फादर का नाम, गुलाम अहमद का नाम लिखा गया है। अगर आप कहती हैं कि मैंने प्यार किया, तो सबसे पहले आप अपनी जो आपकी पासपोर्ट था उसके अंदर आप गुलाम अहमद का नाम कटवाते और अपने फादर का नाम लिखवाते। जो आपकी एनआईसी है उसके अंदर अपना गुलाम अहमद का कटवाते और अपने फादर का लिखवाते। आप नाम तो सारा गुलाम हैदर का यूज कर रहे हो, पासपोर्ट में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, एनआईसी में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, आप जो फैमिली आईडी है उसके अंदर भी आप उसका नाम लिख रहे हो, बच्चों के जो पासपोर्ट है उसके अंदर भी फादर का नाम लिख रहे हो, जो आपने वीजा लिया वहां भी वाइफ ऑफ आप गुलाम हैदर लिख रहे हो, जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उसके अंदर भी टिकट्स जो ले रहे हो, जो एयर टिकट्स ले रहे हो, सबके अंदर आप जो है ना गुलाम उसका नाम यूज कर रहे हो। तो अपने आप को पत्नी तो आप खुद ही बता रहे हो गुलाम अहमद की। और इंडिया में आते ही जो ना आप प्यार में आप प्यार कहते हो, जी मुझे प्यार हो गया। ठीक है, आपको प्यार हो गया, आप तलाक ले लेते, आप तलाक फाइल करते, तलाक हो जाता। आप चाहे प्यार करो, चाहे मोहब्बत करो, चाहे इकरार करो, चाहे इनकार करो, चाहे डांस करो, चाहे नाच करो, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे जो मर्जी करो, वो आपका राइट है। लेकिन ये कैसा प्यार है? आप एक शोहर के होते हुए आप दूसरे के नाम का सिंदूर माथे में लगा रहे हो। ये तो हिंदू कानून में, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें कोई भी इसका प्रोविजन नहीं है कि विदाउट द डिवोर्स ए हिंदू वुमन कैन नॉट एंटाइटल टू गेट द सेकंड मैरिज without obtaining the divorce. She can perform the marriage after her previous husband death or taking the divorce from him. तो अब सवाल ये है, कई बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही हैं। जी। तो अभी इसमें बहुत कुछ होना है, इसमें ऐसा नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कि भाई खाली बच्चों को वकील, ये आपने मोमिन मलिक को हायर किया है। मैं नाउजुबिल्लाह, मैं कोई बड़ा बोल नहीं कहता हूँ, लेकिन ये मेरे रब का, लोगों की जो मैंने खिदमत की है, किसकी दुआएं मेरे साथ है, ये मेरे रब का मेरे ऊपर, मेरे परमात्मा का, मेरे खुदा का, मेरे भगवान का, मेरे गॉड का, मेरे अल्लाह का, ये मेरे ऊपर करम है। और मैं उसी के करम से और किसी मजलूम की दुआओं से ही चल रहा हूँ और उसी की दुआओं से चलता रहता हूँ। ये मेरा कोई ईगो नहीं है कि मैं ईगो से कह रहा हूँ। आपने मोमिन मलिक को हायर किया है, मोमिन मलिक एडवोकेट को आपने हायर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा ही लायर हूँ, उठा के जाऊंगा जी आपने मुझे वकील कर लिया और मैं कस्टडी का केस फाइल कर दूंगा जनाब, तारीखें भुगतता रहूंगा। नो माय डियर, मैं तो या तो कोई केस पकड़ता नहीं हूँ, किसी की हाँ नहीं करता हूँ। अगर मैं केस पकड़ता हूँ तो फिर बिगड़े से बिगड़े केस को सीधा करके रखता हूँ। सर अभी इसमें ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों की कस्टडी का केस। अभी इसमें देखना कि क्या क्या इसके अंदर होगा। बिल्कुल सर।
आपसे सर तवक्को भी ये है, लेकिन छोटे से कुछ और सवाल है। जी जी आवाज आ रही है? जी जी सर। हजरत मेरा मोमिन मलिक साहब से क्वेश्चन है कि सीमा हैदर अक्सर कहती रहती है कि जी बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर को पहचानेंगे नहीं। तो ये काइंडली बता दें कि बच्चों का कोई स्टेटमेंट किसी जगह पे कोई अहमियत रखता है? और सेकंडली ये एपी सिंह ये कहते नजर आते हैं कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन, तो ये किस तरह से इस चीज को जस्टिफाई करते हैं? अब एपी सिंह साहब तो सीमा और हैदर के बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ले आते हैं। एपी सिंह तो योगी जी को भी ले आते हैं। एपी सिंह तो हिंदू और मुसलमान भी कह देते हैं। एपी सिंह जो तो भगवान और कृष्ण और पता नहीं क्या क्या धार्मिक बातें ले आते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ कानून की बात करता हूँ। मोदी जी और योगी जी वो हमारे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उन पे तो सभी का अधिकार है। और योगी जी ने और मोदी जी ने ये कब कहा था कि आप बिना वीजा लिए गलत तरीके से भारत में एंट्री कर जाओ? बता दो। अगर योगी जी और मोदी जी इस बात को सही ठहरा दें कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति, अगर ये तो सीमा हैदर है, अगर कोई बैड इलीगल एलिमेंट्स कोई गलत तरीके से भारत में घुस जाता और भारत में आके कोई बम फोड़ देता, कोई विस्फोट कर देता, उसका जिम्मेदार कौन होता है ये बताओ? क्योंकि आपके यहाँ भी, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत से बैड एलिमेंट्स है ना, अच्छे और बुरे हर देश में होते हैं। हमारे देश में भी है, आपके देश में भी है और दूसरे देशों में भी है। तो ये बताइए कि अगर खुदा न खास्ता कोई बैड एलिमेंट्स आ जाता बिना वीजा लिए नेपाल के रास्ते से, और वो आके कहने लगता जनाब मुझे तो भारत की लड़की से प्यार हो गया, मैं तो प्यार के चक्कर में आ गया, तो क्या मान लेते उसको आप? बताइए। इसी वजह से तो सर हम सब परेशान हैं कि ये आखिर क्या हो गया कि कानून उसको कानून को नहीं देखा जा रहा। और ये जो मेरे से आपने सवाल किया कि वो ये कहते हैं कि भी ऐसा हो जाएगा, देखिए मैं करता हूँ कानून की बात, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, ना मुझे पसंद और ना मैं टाइम वेस्ट करता इधर उधर की बात। तो मेरे साथ लीगल क्वेश्चन कीजिए, इसका जवाब ये सही मैं आपको बताता हूँ कि पेरेंट्स के अंदर से, जब पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स के अंदर से कोई व्यक्ति अगर किसी एफआईआर में इन्वॉल्व हो जाए या उसके खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च हो जाए और वो एक्यूज्ड बन जाए और कोर्ट दोबारा मोमिन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद भाई मोमिन साहब हमारे साथ हैं आप? नहीं सर, शायद बिजी हो गए, इंटरनेट का आई थिंक कोई इशू हो गया है। लेकिन साथ हमारे बात कर रहे थे भी साथ। अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो रीज्वाइन कीजिएगा प्लीज। आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। अगर आप हमें सुन सकते हैं तो दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा प्लीज। आई थिंक उनका जो है वो इंटरनेट का कोई इशू आ गया है। जी शाहिद भाई। सर बातें आप सब सुन रहे हैं, देखिए हम भी इतने अर्थ से यही कुछ कहते हैं और आपके सामने जो मोमिन मलिक साहब ने तफसीलात रखी हैं, हमारी तवक्कुआत भी। गार्डियन अब ठीक है जी, बात करें। अब आइए सर बस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स में से जो माइनर्स के पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स में से किसी दोनों में से या तो माँ या तो मदर या फादर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए और कोर्ट द्वारा और कोर्ट से उसको बेल ग्रांट की जाए, और जहां पर मसला जो है, जहां पर सवाल जो है गार्डियनशिप का आता हो, दोनों में इख्तलाफ पैदा हो जाए, वहां पर कोर्ट ये देखती है कि भाई जो पेरेंट्स में से एक व्यक्ति जो है वो मुल्जिम है और उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और वो कोर्ट से जमानत पर है, तो उसको लीगल गार्डियन की कस्टडी उसको कोर्ट उसको डिक्लेयर नहीं करती। कोर्ट बच्चे का वेलफेयर देखती है, क्योंकि जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, जो बेल पे है,
उसको कभी भी सजा हो सकती है ट्रायल पूरा होने के बाद। तो इस हालात में, इस मामले में सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो बेल पर है और वो 5 साल तक उसको सजा हो सकती है। और चूंकि फर्जी कागजात भी उसने जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कोई बनाया होगा, तो उसके अंदर 420, 467, 468 और 471 इंडियन पेनल कोड की सेक्शंस और ऐड होंगी, जो कि 7 साल तक का प्रोविजन उसके अंदर है सजा का पुनिशमेंट में। तो वो तो अगर सजा होगी तो वो तो जेल में रहेगी, वो बच्चों की देख रेख कैसे कर पाएगी? बिल्कुल सही। वो तो बच्चों की देख रेख नहीं कर पाएगी। तो ऐसे हालात में तो गुलाम हैदर को ही कस्टडी मिलेगी उनकी और वही लीगल गार्डियन डिक्लेयर होंगे। मोहम्मद साहब, एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमें कुछ इत्तलात मिल रही हैं सीमा पर तशद्दुद के हवाले से। उसकी सचिन की लीगल वाइफ है। आप तो इलिसिट, एक तरह से जो ना ये इलिसिट रिलेशंस हैं, इसको नहीं कह सकते कि भी आप उस रिलेशंस में, जहां तक उसका सवाल है, कहती है बच्चों को मर जाएंगे, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, तो उसका जवाब ये है कि देखिए, ये तो आप कहती है कि एक पति के रहते हुए मुझे फला व्यक्ति से प्यार हो गया, तो आप तो ना केवल आप उन बच्चों के बाप के साथ बेवफाई कर रही हैं, बल्कि आप उन बच्चों के बाप से ज्यादा उन बच्चों के साथ आप बेवफाई किया। आपको पहले पता था, प्यार आपने किया, बच्चों ने नहीं किया ना। और 3 बच्चियां हैं, मुस्लिम मोहम्मदन लोग